कार्यकारी निर्देशक सार्वजनिक शिकायतें रेलवे बोर्ड भारत सरकार से रत्नेश त्याजी। NCHB के तकनीकी सहायक श्री मोहम्मद फतेह जी। उपस्थित सभी आर्टिस्ट, कारीगर तो मैं नहीं बोलूंगी, आप सब आर्टिस्ट हो। आयोजन से जुड़े हुए सभी महानुभाव एवं कलाकारगण, श्री नितिन पुरी जी, श्री प्रदीप यादव जी, उपस्थित सभी देवी और सज्जन, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि इतने सुंदर वटवृक्ष के नीचे इतनी सुंदर कला और कलाकार एकत्रित हुए। हमारा वृक्ष भी एक कला ही एक कलाकार है, और इसमें हमारी सुष्मिता झा, क्या लिखा है आपने, और भी लिखिए लिखिए। और जितने कारीगर हैं, ये कारीगरों ने जो काम किया है उनके बारे में कोई अच्छी बुक्स बनाइए। ये बुक्स तो मुझे दे दी, सम्मान किया आप लोगों ने। बेस्ट काम कर रहे हैं वे लोग, कैसे काम किया, क्योंकि ये जो है काम ये सालों से चलता है, पीढ़ियों से चलता है। जिसने भी शुरुआत की होगी उसने कितना संघर्ष किया होगा, बेचने का, मटेरियल लाने का, शायद पैसे नहीं होंगे तो बैंकों का वहाँ जाना और कल आना परसों आना, ये सब कुछ संघर्ष किया होगा। अपने परिवार के लोग भी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते कि इसमें क्या मिलता है। दिन भर काम करते हो और 10 रुपया ही नहीं मिलता है तो क्यों काम हम करें, ये सोच भी होती है। लेकिन धीरे धीरे करके ये संघर्ष में से आज आप विरासत तक पहुंच चुके हैं। तो एक बड़ी बात है सब, और इसके लिए मैं आप सबको जितना बधाई दूं, धन्यवाद ये कम है। क्योंकि मेरी बेटी ये काम करती है क्राफ्ट रूप के माध्यम से, और मैं ऐसे क्षेत्र में जुड़ी हुई टीचर लाइन में। और इसके पहले जब मैं छोटी थी तब भी हर घर में ये सब कुछ काम करते थे। खेती का काम तो करते ही थे, लेकिन ये आपने साड़ी पहनी है ना, ऐसी साड़ी मैं खुद बनाकर पहनती थी जी, खुद बनाकर पहनती थी। और मेरी भाभियों को भी बनाकर देते थे हम लोग। और जिसमें वैकेशन होता था 1-1.5 महीने का, उसी समय घर पर जाते थे, मैके में जाते थे, और वहाँ बैठकर वो ही काम हम करते थे। फिर ऐसा समय आया कि छूट गया। लेकिन मैं बताऊं कि जो क्राफ्ट फ्रूट की शुरुआत हुई और तो गामोश्री की शुरुआत हुई, इसमें हम लोगों को मार्गदर्शन दिया लाल कृष्ण अडवाणी जी और हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्योंकि मैं उसी समय भाजपा में थी और प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में काम करती थी। उन्होंने हमें बताया कि आपको महिलाओं के लिए कुछ काम करना चाहिए, महिलाओं के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो सोचते सोचते क्या करें काम, तो इसमें से विचार आया। फिर हुआ ऐसा कि कच्छ में अर्थक्वेक आया, भयंकर अर्थक्वेक था। मैं शिक्षा मंत्री थी उसी समय, तो वहाँ जाना हुआ। कैसी बीमारियाँ शुरू हुई है, कैसे लोग बेचारे परेशान हैं, कैसे स्कूल टूट गई है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, खाना नहीं है, सोना कहाँ, ये सब कुछ था। इसमें मेरा पूरा परिवार जुड़ा। अनार, जयेश और उनकी छोटी बेटी 3 साल की, ये सब 2 साल वहाँ रहे। एक गामश्री संस्था बन चुकी थी, थोड़ा थोड़ा काम शुरू हुआ था, लेकिन करना क्या, आगे इसको कैसे बढ़ाना,
ये बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग को कच्छ में से मिला। अनार वहाँ लगभग 2-2.5 साल तक वहाँ ये लोग रुके रहे। वहाँ मकान तो बनाए, सब कुछ सहाय किए, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी महिलाएं काम करती थी, ये जो चीज़ें बनाती थी, ये सब उसने बारीकाई से देखा कि किसे बनता है, कहाँ बेचते, कितने पैसे में बेचते, कितना शोषण होता है, ये सब उसने देखा। इसमें से उसको विचार आया कि मैं एक क्राफ्ट का काम करना चाहती हूँ, और इसमें से क्राफ्ट का काम शुरू हुआ। आज तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और बीच में मैं जब हम लोग निकले तो आसपास की छोटी छोटी शॉप देखी। इसमें थोड़ा सा जितना देखना बड़ा, मतलब बीच में आया, सब कुछ हम लोगों ने देखा। क्राफ्ट रोड के उद्घाटन में तो मैं जाती रहती हूँ, और वहाँ जो हमारी महिलाएं पुरुष वर्ग जो चीज़ें लेकर आते हैं और जो खरीदने के लिए जो आते हैं, इतने प्रभावी होते हैं। और लगभग 22-25 स्टेट में से लोग आते हैं। हर बार नई डिज़ाइन लेकर आते हैं, और ये आकर्षित करती है। और इस सीज़न भी ऐसी होती है कि जो विदेशी में से कई लोग आते हैं, वो भी ये पसंद करते हैं और ले जाते हैं। अभी परिवर्तन ऐसा आया है कि जो पहले संघर्ष करते थे, बच्चे काम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज उनके ही परिवार विदेश में जाकर पढ़कर आए, डिजाइन लेकर आए, और वो अभी ये काम करने लगे। दूसरा, इसको ये फायदा हुआ कि टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा हुआ है, कि क्योंकि वे लोग, आज का ज़माना मोबाइल वाला, तो मोबाइल में से भी डिज़ाइन देखते रहते हैं और अपना अपना काम करते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन, क्योंकि हम महिलाएं हैं, आज जो साड़ी पहने कम नहीं पहनेंगे, 1 महीने तक नहीं पहनेंगे, हर रोज नई साड़ी चाहिए, हर रोज नई कोटी चाहिए, हर रोज वो चाहिए। अब नई नई डिजाइन लाना कहाँ से, मतलब तो ये जो प्रॉब्लम है, हम लोग जो काम करते हैं इसमें से आता है। और मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही हूँ, कारीगर को मिलती हूँ, मैं कहती कि खुल के चर्चा करिए कि वास्तव में आपको क्या तकलीफें हो रही है, प्रॉब्लम क्या है, और साथ में इसका सॉल्यूशन भी बताइए, इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र में होते हैं तो इसका सॉल्यूशन पता नहीं होता है, और जो हमारे काम करने वाले, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको भी ये पता नहीं होता है। एक विभाग में 3 साल काम करते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं, तो उसमें भी जो वो आनी चाहिए ना, क्या बोलते हैं, एक्सपर्टाइज, वो नहीं आती। यही भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं शासन में 20 साल रही हूँ और अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने संभाला है, और इसी वजह से मुझे जानकारी है कि जो बारीकाई से देखना चाहिए चीज़ों को, जो विभाग में काम हो रहा है, वो नहीं होता है। तो 2-3 बातें मेरे ध्यान में जो आई हैं, मैं मध्य प्रदेश में थी तब अनार के साथ में महेश्वर गई थी। तो महेश्वरी साड़ी तो प्रख्यात है, कई लोग अपने अपने घरों में वो साड़ियाँ रखते हैं। अब वहाँ कारीगरों को जब मैं मिली, राज्यपाल थी, सब लोगों को साथ में बैठी, तो वे लोगों ने एक शिकायत करी कि हमें जो मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल, वो हमें कलकत्ता जाना पड़ता है लेने के लिए, और जितने कारीगर हैं सबको वहाँ जाना पड़ता है। तो मैंने पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हमें रॉ मटेरियल की बैंक चाहिए, धागा बैंक चाहिए। वो जो महेश्वर में मिल जाता है या तो इंदौर में मिलता है, तो हम वहाँ जाकर खरीद सकते हैं। कभी कभी थोड़ा धागा कम पड़ गया तो फिर कहाँ जाए, कलकत्ता, तो ये काम बाकी रह जाता। तो ये चीज़ें उसी समय मैंने स्मृति ईरानी जी को बताया था कि आप ये धागा पैकेट शुरू करिए, और उन्होंने शुरू किया। मैनेजमेंट का प्रश्न आता है उसी समय, कौन धागा खरीदेगा, क्वालिटी क्या होगी, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हमें सब धागा एक ही तरीके का लगता है। तो ये क्वालिटी कौन देखेगा, किसके पास एक्सपर्टाइज है,
तो लोकल लोगों को ये काम करना चाहिए, क्योंकि आप धागा के साथ खेलते हो ना इसलिए करके, तो आपको पता चलेगा कि ये सही धागा है या तो बेकार का धागा है या तो कलर बराबर नहीं है। तो ये आपको भी जानकारी होती है, इसी वजह से इसमें आपको भी सम्मिलित होना चाहिए। इसी तरह वो काम शुरू करो। दूसरा है अभी MSME वगैरह वगैरह तो कारीगरों को सरकार ने शुरू किया। आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाओ, आत्मनिर्भर हमारे कारीगर को बनाओ। तो बिना पैसे तो कुछ होता नहीं है, और इसी वजह से बैंकों में जाना पड़ता है। बैंक पैसे तो सैंक्शन कर देती है, किसी को 20 लाख दिया, किसी को 10 लाख दिया, लेकिन हम 4 किस्त में देंगे, हफ्ता 4। अभी आपको ये कोई बनाना है, ऐसी साड़ी बनाना है और वो लूम खरीदनी है, तो लूम ही 5 लाख की आती है, तो पहले किस्त आपने 2 लाख रुपया, तो लूम ही नहीं आएगी तो काम कैसे करेगा वो। तो सबको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या काम करना चाहते हो, और शुरुआत में कितने पैसे आपको शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए। इसी तरह उसको सब में एक ही होता है कि 4 किस्त दे दो, 3 किस्त दे दो, चाहे आप छोटा काम करते हो या तो कुछ बड़ा काम करते हो। तो ये सुधार करने की बहुत ही ज़रूरत होती है, और ये सुधार तब होगा कि जब बैंकों के साथ आप जैसे लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि हाँ, उसको तो लूम खरीदनी है और लूम की खर्चे इतना होता है, और उसको फिट करने के लिए और कुछ चाहिए, ट्रेनिंग देने के लिए पैसे चाहिए, मटेरियल लाने के और पैसे चाहिए। तो इसी तरह सोच कर ये काम होना चाहिए कुछ। तीसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। अभी देखो भारत सरकार का कई काम टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है, जैसे कि आवास बन रहा है, 1,20,000 रुपया उसको देना है या तो 2.5 लाख रुपया देना है, तो उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है। एप्लीकेशन आ गई, सैंक्शन हुआ, बैंक खातों में चला जाता है, वहाँ बैंक में लेने के लिए जाना नहीं पड़ता है। तो इसी तरह इसमें भी चेंज करने की ज़रूरत है कि आप बैंक द्वारा करो, क्यों चक्कर काटना बैंकों का। एप्लीकेशन दे दो, वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ करके। तो इसमें भी ज़्यादातर सुधार करने की आवश्यकता है कि आप एप्लीकेशन कर दीजिए बैंकों में, एप्लीकेशन आ गई सैंक्शन कर दीजिए, या तो देखना चाहते तो देख लो और फिर सैंक्शन करो। उसके जो अकाउंट है, अकाउंट में डायरेक्ट चला जाए, उसको पता चले कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, तो उसको काम शुरू हो जाएंगे। तीसरा है ट्रेनिंग। आजकल की दुनिया, मुझे फजल भाई ने बहुत ही अच्छा किया, और मैं ज़रूर सभी यूनिवर्सिटी के लोगों को इकट्ठा करूँगी और आप लोगों को बुलाऊंगी मित्रों से। तो डिज़ाइन देना, टेक्नोलॉजी सिखाना, ये भी बड़ी बात होती है। डिज़ाइन, नई नई डिज़ाइन, एक कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में डिज़ाइन सैंक्शन है, बच्चे डिज़ाइन सीखते हैं, बनाते भी हैं, लेकिन ये डिज़ाइन वहाँ ही रहती है, बाहर जाती ही नहीं है। इसमें भी चेंज करने की आवश्यकता है कि जो बच्चों ने डिज़ाइन बनाई है, वो डिज़ाइन ये जब पढ़कर बाहर जाता है तो उसको दे दो, या तो पब्लिक को दे दो कि भाई ये डिज़ाइन बनाई है, तो आपको जो चाहिए वो इसमें से आप प्रोडक्ट बना सकते हो इसमें से। तो सरकारें जो काम करवाती है निफ्ट में या तो NID में, ये वहाँ ही रहा हुआ है, बाहर जाता ही नहीं है। उसका भी मैंने ध्यान आकर्षित जो डिपार्टमेंट है वहाँ किया है, अब कितना होगा पता नहीं मुझे। तो ये डिज़ाइन, तो एक यूनिवर्सिटी के साथ फायदा ये होगा कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चे डिज़ाइन वगैरह वगैरह करते हैं, वो बच्चों को यदि कोई डिज़ाइनर के साथ या तो आर्टिस्ट के साथ जुड़ जाया जाए तो उसको फ़ायदा होगा, वहाँ भी उनको फ़ायदा होगा, नई डिज़ाइन मिलेगी और ट्रेनिंग मिलेगी। तो एक काम उसको होना चाहिए वहाँ पर। चौथा है बिक्री, एग्जीबिशन। और एग्जीबिशन में जाना, मैं तो देखती हूँ क्राफ्ट पे एग्जीबिशन में जाती हूँ तो इतने बड़े बड़े सामान लेकर वे लोग आते हैं, ट्रेनों में आते हैं, 2 दिन 3 दिन, आसाम से आते हैं तो कितना दिन लगता है। और सुविधा क्या,
पहले मुझे याद है कि रेलवे में उसको वो मिलता था, हाँ मिलता था, अभी बंद कर दिया। अभी हमें भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो फिर से शुरू करना ही चाहिए, फिर से शुरू करना चाहिए। जो आर्टिस्ट का रजिस्ट्रेशन तो है ही, तो रेलवे बोर्ड जितने आर्टिस्ट है उसका जो डाटा है अपने पास रखे, और जो जहाँ चाहता है, मानो कि दिल्ली में से कोई अहमदाबाद आना चाहता है, दिल्ली से कोई बेंगलोर जाना चाहता है, और वो एप्लीकेशन करता है कि मैं इधर से वहाँ जा रहा हूँ, आप रजिस्ट्रेशन देख लीजिए कि उसका रजिस्ट्रेशन है, अच्छा काम कर रहा है, तो तुरंत उसको टिकट में जो सहाय मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए आने जाने के लिए। वो सुविधा नहीं है मित्रों। मैंने यूपी में कहा है कि आप करिए। इसमें अभी बसेस चलती है, एक राज्य की दूसरी राज्य के साथ भी बसेस चलती है, इसमें भी इसकी सहाय जो मिलेगी तो उनको किराया भी कम होगा और सुविधा काफ़ी होगी, और उसका जो प्रोडक्ट लेकर जाता है इसमें कोई ऐसा लोग नहीं आए जाएंगे कि उसको घबरा रहेंगे कि आपने गलत तरीके से बैठे हो नीचे उतर जाओ, ये सब कुछ नहीं होगा मित्रों। तो एक काम करेंगे, एग्जीबिशन जहाँ लगाते हैं तो बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, अभी इसमें विविध प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी ये भवन के पीछे आपने 50 करोड़ का खर्च किया तो उसको कलेक्ट करने के लिए ही प्रयास होता रहता है। अभी कोई ऐसे लोग आते हैं तो उनके पास कलेक्ट करिए, लेकिन जो कलाकार ऐसे जो क्राफ्ट के साथ जुड़े हुए लकड़ी का काम करते हैं, वो काम करते हैं, एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, तो इसमें कमीशन होना चाहिए। 50% करो या तो फ्री करो, और इसमें महिलाएं जुड़ी हुई है तो उसको तो फ्री देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं देश को आगे लाए मित्रों इस क्षेत्र में। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो सबको मिलकर, इसमें कोई एक डिपार्टमेंट से काम नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ों को मिटाना है तो 4-5 डिपार्टमेंट को इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा तो ही होगा। कोई एक MSME या तो कोई एक मंत्रालय ये काम नहीं कर पाएगा, रेलवे को साथ में लेना पड़ेगा, उनको भी साथ में लेना पड़ेगा, बैंकों को भी साथ में लेना पड़ेगा, सबके साथ बैठकर, और जिसको इसका सब पता है कि क्या क्या हमें परेशानियां हैं, ये इकट्ठा करके ये सभी बातें उनके साथ सामने रखनी चाहिए, तब जाकर मुझे लगता है कि इसमें कुछ अच्छा निकल कर आएगा। हमारी महिलाएं जो छाछ बनाती हैं ना, तो घंटों तक छाछ को क्या बोलते हैं उसको, मथना करती है, और तब जाकर अंदर से मक्खन निकलता है, और तब जाकर घी बनता है। तो हम हमारी प्रोडक्ट तो विश्व भर में पहुंचाना चाहते हैं। अब देखिए क्रिकेटर है तो सब कुछ सुविधा देते हैं कि नहीं देते हैं? सभी सुविधा देते हैं भाई, सब में है, कारीगरों में क्यों नहीं है? जो हमारी जो विरासत है जीवित रखने का काम कर रहे हैं, कठिन समय में काम करते हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं। देखिए कोरोना के समय पे ये शुरू किया, और उसी समय क्या स्थिति थी सब लोगों की, खाने की चीजें नहीं थी घरों में, और पूरे देश भर में जो लोग काम करते थे वो अपने सिटी में या तो अपने स्टेट में वापस चले आए कि अभी तो क्या करें हम लोग। उसी समय आपने काम शुरू किया, कोई नहीं करता मित्रों उसी समय, क्योंकि ये तो खोट का धंधा है। उसी समय काम शुरू करना खोट का धंधा। कब तक कोरोना चलेगा, कब तक गाड़ियां बंद रहेगी, वो कब तक रहेगा, किसी को पता नहीं था। ये रिवाइव होगा कि नहीं होगा ये भी किसी को पता नहीं था, लेकिन एक आत्मविश्वास इसके साथ जुड़ा हुआ था, और कुछ करना है आर्टिस्टों के लिए, कलाकारों के लिए कुछ करना है। एक कमिटमेंट के साथ उन्होंने शुरू किया, और आज विदेशों के साथ जुड़े हुए हैं, अपने आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हो। ये स्थिति पैदा हुई पिछले 5 साल में। तो ये कमिटमेंट के बिना नहीं होता है।
और आपके सहाय बिना कुछ नहीं होता। यदि आपने छोड़ दिया होता तो काम नहीं होता। आपने छोड़ा भी नहीं और उसको पकड़ के रखा और उसको आगे ले जाने के लिए आप सतत प्रयास करते रहे। इसका ये आज परिणाम है। और इधर लगभग 18 स्टेट के हमारे कारीगर इधर आए हैं, आर्टिस्ट आए हैं। सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये मैं साड़ियाँ देख रही हूँ, और महिलाओं की तो ध्यान साड़ियों पर ज़्यादा जाती है, और सामने भी सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। लुभावना ये होता है पूरा एग्जीबिशन, लेकिन कभी कभी हम क्राफ्ट को समझ नहीं पाते हैं। और एक और मशीनों में से बनी हुई चीज़ें और दूसरी और क्राफ्ट से बनी हुई चीज़ें। मशीनों से बनी हुई चीज़ें आपको सस्ती लगती है और होती है क्योंकि बल्क में बनती है, और जो हमारे कारीगर बनाते हैं तो एक एक चीज़ बनाने में महीना भी लग जाता है, घंटा तक काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, और इसी वजह से महंगी होती है। और महंगी मानकर हम उसको खरीदते नहीं हैं, लेकिन ये हमारी कला है और ये हमारी विरासत भी है, उसको बचाना है और पीढ़ियों से पीढ़ियों तक पहुंचाना है, समाप्त नहीं करनी है। तो ये काम इधर हो रहा है, आप इसमें जुड़े हुए हो, तो सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि जे लोग खरीदने के लिए आए होंगे वो भी ये बोलते हैं कि जल्दी पूरा हो जाए तो अच्छा है, हम वहाँ जाकर हमारी चीज़ें बेचें। अभी क्राफ्ट फ्रूट का एग्जीबिशन बड़ौदा में चल रहा है। कई लोग इंतज़ार करते हैं आपकी जो चीज़ें हैं ना, उसका इंतज़ार करते हैं कि भी आपका क्राफ्ट फ्रूट का आपका एग्जीबिशन कब लगने वाला है। ये इंतज़ार है ना, यही आपके सक्सेस है, आपकी सक्सेस स्टोरी है। कोई इंतज़ार करे कि मुझे खरीदना है, ये सक्सेस है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आगे बढ़ते रहो, जितना हो सके इतना हम करते रहेंगे, लेकिन आपको ये छोड़ना नहीं, बस इतना संकल्प करके रखना है।